चलिए भाई, हम लोग फिर आज इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम लोग आज कंसीडर करते हैं एक्शन पोटेंशियल। कि एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, कब किसी न्यूरल सेल्स में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, इसकी बात हम लोग यहां पर समझते हैं। देखिए, अगर किसी न्यूरल सेल्स में हम लोग क्या दें? स्टिमुलस। कौन सा स्टिमुलस? पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। अगर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस हम लोग किसी न्यूरल सेल्स में अप्लाई करते हैं और उस न्यूरल सेल्स में आयन का एक्सचेंज होता है, तो उस आयन के एक्सचेंज होने से न्यूरल सेल्स में जो पोटेंशियल जनरेट होता है, उसी पोटेंशियल को हम लोग क्या बोल रहे हैं? एक्शन पोटेंशियल। देखिए, इन न्यूरल सेल्स में आफ्टर given threshold stimulus, ख्याल करिए, न्यूरल सेल्स के लिए थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की वैल्यू क्या है? अगर हम लोग बच्चे बात करें कि थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की वैल्यू न्यूरल सेल्स के लिए बात करें, ये है -55 टू -60 मिली वोल्ट। तो न्यूरल सेल्स के लिए बॉडी में बच्चे ध्यान रहे, कहीं पर भी कोई भी न्यूरल सेल से अगर इस न्यूरल सेल्स में एक्शन पोटेंशियल जनरेट करानी है, तो अपने को इतने पावर की क्या देना है? स्टिमुलस। तो इन न्यूरल सेल्स आफ्टर गिवन स्टिमुलस, polarity of ion change on neural membrane। अब इसकी वजह से क्या होगा? पोलैरिटी चेंज होने की वजह से क्या होगा? पोटेंशियल जनरेट। क्या जनरेट होगा? पोटेंशियल। कहां जनरेट होगा? न्यूरल सेल्स में, इन न्यूरल सेल्स। अब बच्चे, इसी पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं दीज पोटेंशियल called action potential। एक्शन पोटेंशियल शान बोलते हैं बच्चे एपी। क्या बोलेंगे? एपी बोलेंगे। दैट्स आर कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। इस तरह से किसी न्यूरल सेल्स में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। बात को समझिए कि एक्शन पोटेंशियल अगर किसी न्यूरल सेल्स में जनरेट करनी है, तो आपको इतने पावर की क्या देनी है? स्टिमुलस। और इस स्टिमुलस को, इतने पावर की स्टिमुलस को हम लोग क्या बोल रहे हैं? थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। अगर इससे कम की पावर हुआ
तो कभी भी पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा इन न्यूरल सेल्स। मिनिमम इतनी पावर की पोटेंशियल होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, एक्शन पोटेंशियल आर डिवाइड इनटू एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल डिवाइड इनटू एक्शन पोटेंशियल डिवाइड इनटू टू पार्ट। दो पार्ट में बच्चे क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल डिवाइड होता है। दो पार्ट में क्या है, डिवाइड है। फर्स्ट है डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, और सेकंड है, ध्यान रहे, सेकंड है रिपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन। तो हम लोग बात करते हैं कि डीपोलराइजेशन क्या है और रिपोलराइजेशन क्या है। वन बाय वन स्टार्ट करें। तो सबसे पहले बात करते हैं डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन ये होता क्या है, देखिए डीपोलराइजेशन क्या है। अगर किसी न्यूरल सेल्स में हम लोग क्या दें, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, व्हेन ए स्टिमुलस, अगर इस स्टिमुलस की वैल्यू हम लोग क्या बोलते हैं, -55 से -60 मिली वोल्ट बच्चे कर दें, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो स्टिमुलस है ये क्या हो जाएगा, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। किसके लिए, न्यूरल सेल्स के लिए। तो व्हेन स्टिमुलस गिवन टू न्यूरल सेल्स, किसी न्यूरल सेल्स पर हम लोग क्या दे रहे हैं, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। तो जरा देखिए कैसे न्यूरल सेल्स डीपोलराइज होता है। ध्यान दीजिए बच्चे, मान लो ये रहा न्यूरल सेल्स। हम लोग जानते हैं न्यूरल सेल्स का एक पार्ट होता है डेंड्राइट्स, एक होता है सेल बॉडी और एक होता है एक्सॉन। हम लोग पिछले लेक्चर में, इसी चैप्टर के पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं। तो मान लें ये न्यूरल सेल्स है, सॉरी न्यूरल सेल्स में हम लोग कंसीडर कर रहे हैं एग्जाम को। आप चाहे तो डेंड्राइट्स को कंसीडर कर लें और चाहे तो सेल बॉडी को कंसीडर कर लें, चाहे तो एग्जाम, किसी को कंसीडर करिए। तो मैं यहां पर कंसीडर कर रहा एग्जाम को निकाला, उसको काटा, उसका एक छोटा सा पीस, एक छोटा सा सेगमेंट। तो बच्चे ध्यान रहे, ये न्यूरल सेल्स का एक्सॉन है या ये न्यूरल सेल्स का पार्ट है। तो ये न्यूरल सेल्स के बाहर आपको क्या मिलेगा, न्यूरल सेल्स के बाहर आपको मिलेगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स।
और इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मैंने आपको बता रखा है कि इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में प्रेजेंट है सोडियम आयन। पिछले लेक्चर में लोग बात किए हुए ये सोडियम आयन। तो सोडियम आयन की वजह से आउटर सरफेस पर प्लस चार्ज, और ये जो न्यूरल सेल्स के अंदर का फ्लूइड है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, अगर एग्जाम ले रहे हैं तो क्या बोलेंगे, एक्सोप्लाज्म। तो इस एक्सोप्लाज्म में नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट है, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट है। जैसे मैंने यहां ऊपर की सरफेस दिखाया वैसे नीचे की सरफेस होता है, मतलब हर पूरे सरफेस प्रेजेंट होता है। ए पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव आउटर सरफेस पर, नेगेटिव इनर सरफेस पर। अब बच्चे यहां पर हम लोग क्या करें कि इस न्यूरल सेल्स की पोटेंशियल मेजर करें। तो बच्चे अगर पोटेंशियल मेजर करेंगे तो आपको मिलेगा -70 मिलीवोल्ट। अब ये जो न्यूरल सेल्स है जिस पर आउटर सरफेस क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इनर सरफेस क्या है, नेगेटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज बोथ आर इक्वल ऑन आउटर एंड इनर सरफेस, देन सेल्स आर रेस्टिंग कंडीशन। तो सेल्स क्या कहलाएंगे, रेस्टिंग कंडीशन। बोले तो पोलराइजेशन या रेस्टिंग कंडीशन। रेस्टिंग कंडीशन, तो पोलराइजेशन या रेस्टिंग कंडीशन में जो न्यूरल सेल्स की पोटेंशियल है वो क्या है, -70 मिलीवोल्ट। अब हम लोग क्या करें कि स्टिमुलस दें। जैसे मान लो ये जो मेरा हैंड है इसमें न्यूरॉन्स हैं जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, न्यूरल सेल्स। बच्चे अगर हम यहां पर पेन धसाएं तो पेन का जो पॉइंट है हमारे न्यूरल सेल्स को टच करेगा। हो सकता है न्यूरल सेल्स की एक्सान को टच किया हो सकता है सेल बॉडी को टच किया हो सकता है डेंड्राइट्स को टच किया हो। तो जितने सरफेस को टच किया है न्यूरल सेल्स के, जितने सरफेस को पेन का पॉइंट टच किया है, अगर उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जूम करके देखें तो कंसीडर करें कि न्यूरल सेल्स की कितना पार्ट पेन के निप से अफेक्ट हुआ है। तो जरा ध्यान दें, मान लो कि ये रहा स्टिमुलस, स्टिमुलस जो पेन को आपने धसाया, इस पॉइंट पर पेन धसने के पॉइंट पर न्यूरल सेल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कितना अफेक्ट हुआ है। अगर उसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इनलार्ज करके देखें तो सपोज करिए आपके पेन का पॉइंट न्यूरल सेल्स के इतने पार्ट को अफेक्ट किया। यहां बच्चे अगर हम लोग बात कर लें, लिख दे -55 टू -60 मिलीवोल्ट। अगर यहां हम लोग ये बात कंसीडर कर दे तो इसका मतलब है न्यूरल सेल्स की क्या हो गई, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। अब जैसे ही हमने स्टिमुलस अप्लाई किया तो उतने सरफेस पर, मेम्ब्रेन की उतने सरफेस पर जितना भी वोल्टेज गेट चैनल होगा, लास्ट लेक्चर पढ़ चुके हैं, जितना भी वोल्टेज गेट चैनल होगा वो वोल्टेज गेट चैनल एक्टिवेट होगा। ध्यान दें, जैसे स्टिमुलस अप्लाई किया गया, व्हेन स्टिमुलस गिवन,
जैसे स्टिमुलस दिया गया, पोटेंशियल यहां दिखा दिया गया कि कितनी पोटेंशियल दिया गया। अगर पोटेंशियल डिनोट किया गया तो इसका मतलब है दैट्स आर द थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। तो व्हेन स्टिमुलस गिवन देन वोल्टेज गेट चैनल, ख्याल करिए वोल्टेज गेट चैनल दो था, एक था सोडियम वोल्टेज गेट, दूसरा पोटेशियम वोल्टेज गेट। देन सोडियम वोल्टेज गेट, जो सोडियम वोल्टेज गेट ये क्या है, एक्टिवेट, ओपन। सोडियम वोल्टेज गेट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो इतने सरफेस एरिया की सोडियम वोल्टेज गेट ओपन होगा तो बाहर की जो सोडियम आयन है अंदर आना शुरू करेगा। इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन, सोडियम आयन का बच्चे क्या होगा, इनफ्लक्स, सोडियम आयन की एंट्री होने लगेगी। इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन आर टेक्स प्लेस। सोडियम आयन का इनफ्लक्स होने लगेगा, सोडियम आयन क्या होगा, अंदर आना शुरू करेगा। अगर सोडियम आयन अंदर आना शुरू किया तो अंदर के सरफेस पर प्लस चार्ज डेवलप होगा और बाहर के सरफेस पर माइनस चार्ज अपीयर होना शुरू करेगा। तो जैसे जैसे सोडियम आयन अंदर आता जाएगा, जैसे जैसे सोडियम आयन अंदर आता जाएगा तो ये जो पोटेंशियल है -70 मिली वोल्ट की पोटेंशियल है ये क्या होगी, इंक्रीज करने लगेगी। तो इंक्रीज करते करते -70 से इंक्रीज करते करते क्या होगा, 0 हो जाएगा। फिर भी सोडियम आयन अंदर आ रहा है, अब ये पोटेंशियल प्लस में बढ़ना शुरू करेगा। देखिए इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन टेक्स प्लेस, सोडियम आयन का इनफ्लक्स होगा, इससे क्या हो जाएगा, on outer surface of एक्जोलेमा, यहां मैंने एक्जोलेमा क्यों बोला, क्योंकि मैंने एग्जाम को कंसीडर किया है। नेगेटिव चार्ज एंड इनर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आर डेवलप। पोटेंशियल क्या होगा, -70 से बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर भी सोडियम आयन का इनफ्लक्स होता जाएगा तो पोटेंशियल जो होगी ये क्या होगी, प्लस में पहुंच जाएगी। एंड पोटेंशियल will be increases and becomes, potential becomes plus, potential becomes plus 32 plus 45 मिलीवोल्ट का रेंज में पहुंच जाएगा। बच्चे इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्ड डिपोलराइजेशन। इसी क्या बोलेंगे, डिपोलराइजेशन बोलेंगे। डिपोलराइजेशन इसे क्या बोल दी, डिपोलराइजेशन।
अगर आपसे पूछा जाए कि डीपोलराइजेशन क्या हुआ, तो पहले हम लोग क्या दिए, स्टिमुलस दिए। स्टिमुलस देने के बाद क्या हुआ कि सोडियम वोल्टेज गेट ओपन हुआ। सोडियम वोल्टेज गेट ओपन होने के बाद क्या हुआ, सोडियम आयन का इनफ्लक्स होता है, तो इनर सरफेस पर प्लस चार्ज, आउटर सरफेस पर माइनस चार्ज डेवलप होगा। पोटेंशियल बढ़ते बढ़ते कितना पहुंच जाएगा, पोटेंशियल बढ़ते बढ़ते पहुंच जाएगा +30 से +45 मिली वोल्ट। देखिए जितनी दूर तक स्टिमुलस दिया गया उतने सरफेस पर क्या डेवलप हो गया, माइनस चार्ज, और इनर सरफेस पर उतने सरफेस एरिया में क्या डेवलप होगा, प्लस चार्ज। सिर्फ इतने पार्ट में। बाकी इसके आगे सोडियम आयन की वजह से प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज प्रोटीन की वजह से माइनस चार्ज अपीयर होगा। पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, +30 टू +45 मिली वोल्ट के रेंज में। और बच्चे इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन। दैट्स आर द डीपोलराइजेशन। ध्यान रहे डीपोलराइजेशन की पोटेंशियल कितनी होती है और डीपोलराइजेशन क्या होता है। अच्छा इसके पहले जरा देखिए, इसके पहले हम लोग ख्याल करें, आउटर सरफेस पर प्लस चार्ज, इनर सरफेस माइनस चार्ज अगर इक्वल है तो हम लोग क्या बोलते थे, पोलराइजेशन या रेस्टिंग कंडीशन। और जैसे स्टिमुलस दिया गया, स्टिमुलस देते ही आयन की पोलैरिटी चेंज हुई। अगर बच्चे आयन की पोलैरिटी चेंज हुआ, आयन की पोलैरिटी चेंज हुआ तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन से क्या हो गया, डीपोलराइजेशन। अब यहां अंदर क्या बढ़ गया, इतनी दूर में, इतने सरफेस एरिया में अंदर क्या इंक्रीज कर गया, सोडियम आयन। अब बाहर सोडियम आयन की कम हो गई। होना क्या चाहिए था, बाहर सोडियम आयन ज्यादा होना चाहिए था, अंदर सोडियम आयन कम होना चाहिए था। हो क्या गया, डिपोलराइजेशन से आउटर सरफेस पर सोडियम आयन कम हो गए इतने सरफेस एरिया में, और इनर सरफेस पर या इनसाइड एक्सोप्लाज्म सोडियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, पोलैरिटी चेंज हो गई। अब पोलैरिटी चेंज होने की वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डिपोलराइजेशन। डिपोलराइजेशन पोटेंशियल कितना होता है, +30 से +45 मिली वोल्ट के रेंज में। दैट्स आर द डिपोलराइजेशन। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन अब देखिए रीपोलराइजेशन क्या होगा। बच्चे ये रहा डीपोलराइजेशन, ये डीपोलराइजेशन है। ये जो डीपोलराइजेशन वाला कैरेक्टर है इसको हम लोग क्या करें, क्योंकि इसी डीपोलराइजेशन की आगे क्या आएगा, रीपोलराइजेशन, तो हम लोग इस डीपोलराइजेशन वाले सेगमेंट को आगे कंसीडर करते हैं और क्या एक्सप्लेन करते हैं, रीपोलराइजेशन। तो जरा देखिए, आउटर सरफेस पर माइनस चार्ज, इनर सरफेस पर प्लस चार्ज, जितनी दूर तक स्टिमुलस दिया गया था। इसके आगे आउटर सरफेस पर प्लस चार्ज,
और इनर सरफेस क्या है, माइनस चार्ज। पोटेंशियल हम लोग कितना कंसीडर किए थे, पोटेंशियल यहां कंसीडर किया गया था +32 +45 मिलीवोल्ट। तो एक कंडीशन क्या है, एक कंडीशन है डीपोलराइजेशन की। डीपोलराइजेशन की। अब जैसे ही पोटेंशियल इतना होता है, +30 से +45 के रेंज पोटेंशियल पहुंचता है, इतना पोटेंशियल बच्चे पहुंचते ही सोडियम वोल्टेज गेट आर क्लोज एंड पोटेशियम वोल्टेज गेट आर ओपन। देखिए when potential becomes, जब पोटेंशियल +30 टू +45 मिली वोल्ट के रेंज पहुंचता है, देन सोडियम वोल्टेज गेट ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। बट पोटेशियम वोल्टेज गेट ओपन। ध्यान रखिएगा, सोडियम वोल्टेज गेट क्लोज कब क्लोज हुआ, जब पोटेंशियल पहुंच गया इस रेंज में। तो सोडियम वोल्टेज गेट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। पोटेशियम वोल्टेज गेट क्या होगा, खुलेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, पोटेशियम वोल्टेज गेट खुलते ही, चूंकि जो एक्सोप्लाज्म में इसमें पोटेशियम ज्यादा होता है, निगेटिवली चार्ज प्रोटीन के संग संग पोटेशियम भी ज्यादा होता है, पिछले लेक्चर में लोग बात कर चुके। तो जैसे ही पोटेशियम वोल्टेज गेट खुलता है, वैसे ही पोटेशियम आयन K+ आयन क्या होगा, बाहर निकलेगा। हम लोग बोलेंगे इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन आर टेक्स प्लेस। पोटेशियम आयन का क्या होगा, इफ्लक्स होगा। जब पोटेशियम आयन का इफ्लक्स होगा, पोटेशियम आयन बाहर निकलने लगेगी, बाहर पोटेशियम आयन निकलने लगेगी। बाहर पोटेशियम आयन कम है, अंदर की तरफ पोटेशियम आयन ज्यादा है, तो पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग क्या होगा, मूव करने लगेगा एक्सोप्लाज्म से ईसीएफ में। तो बाहर की तरफ पोटेशियम आयन बढ़ेगा, और पोटेशियम आयन के बढ़ने से बाहर के सरफेस पर क्या अपीयर होने लगेगा, प्लस चार्ज। और अंदर के सरफेस पर क्या अपीयर होने लगेगा, माइनस चार्ज, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पोटेशियम आयन। ध्यान दे, इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन, पोटेशियम आयन का इफ्लक्स होता है। इससे क्या होगा, ऑन आउटर सरफेस ड्यू टू ऑन आउटर सरफेस ड्यू टू potassium ion, on outer surface due to potassium ion, positive charge and inner surface
नेगेटिव चार्ज आर डेवलप। पोटेशियम आयन की वजह से आउटर सरफेस क्या डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज, इनर सरफेस क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। तो धीरे धीरे जितना ऊपर माइनस चार्ज अपीयर था वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, जितना अंदर की तरफ प्लस चार्ज था वो क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या होगा, बाहर की तरफ पोटेशियम आयन बढ़ जाएगा, अंदर की तरफ क्या बढ़ गया है, सोडियम आयन ऑलरेडी। आउटर साइड ऑफ एक्सोलेमा, आउटर साइड ऑफ एक्सोलेमा, एक्सोलेमा के आउटर साइड पर पोटेशियम आयन इंक्रीजेज एंड इन एक्सोप्लाज्म, एक्सोप्लाज्म सोडियम आयन इंक्रीज, सोडियम आयन इंक्रीजेज। अब जैसे जैसे पोटेशियम आयन बाहर जाता है, जैसे जैसे पोटेशियम आयन क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, जैसे जैसे पोटेशियम आयन बाहर निकल रहा है, ध्यान दें, जैसे जैसे पोटेशियम आयन बाहर निकलेगा, जैसे जैसे पोटेशियम आयन बाहर निकलेगा, तो ये जो पोटेंशियल है, पोटेशियम आयन प्लस चार्ज के फॉर्म बाहर निकलने से जो पोटेंशियल आपको दिख रहा है, एक पोटेंशियल फिर से क्या होगा, घटेगा, और घटते घटते कितना पहुंच जाएगा, -70। होना क्या चाहिए था, बाहर सोडियम आयन ज्यादा होना चाहिए था, अंदर की तरफ पोटेशियम आयन ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन यहां इतने सेगमेंट में क्या हो गया, बाहर पोटेशियम डेवलप हो गया और अंदर सोडियम डेवलप हो गया। पोटेंशियल जो पोटेंशियल जो +30 से +45 है, एक घटते घटते 70 हो जाएगा, -70 हो जाएगा। और -70 होने के बाद क्या होना चाहिए था, बाहर सोडियम आयन ज्यादा होना चाहिए था, अंदर पोटेशियम आयन ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन यहां हुआ क्या, पोटेंशियल घटते घटते -70 हो जाता है, बट बाहर की तरफ सोडियम आयन इंक्रीज, अंदर की तरफ पोटेशियम आयन इंक्रीज, मतलब आयन क्या हो गया, रिवर्सल। देखिए दैट मीन्स आयन रिवर्सल, आयन रिवर्सल हो जाता है। होना क्या चाहिए था, बाहर सोडियम आयन बढ़ना चाहिए था, अंदर पोटेशियम आयन बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहां हो क्या गया, बाहर पोटेशियम आयन बढ़ गया, अंदर सोडियम आयन ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तो इसी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, आयन रिवर्सल हुआ। अब इसकी वजह से क्या होगा, पोटेंशियल becomes -70 मिलीवोल्ट, जबकि पोटेंशियल -70 होने के बाद मेम्ब्रेन को क्या हो जाना चाहिए था, पोलराइज हो जाना चाहिए था। पोलराइज मतलब बाहर की तरफ सोडियम आयन ज्यादा होना चाहिए था, अंदर की तरफ पोटेशियम आयन ज्यादा होना चाहिए था। पोटेंशियल -70 तो हो गया, लेकिन आयन क्या हो गया है, उल्टा हो गया। बच्चे इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्ड रीपोलराइजेशन। तो ध्यान रहे, पोलराइजेशन की पोटेंशियल -70, रीपोलराइजेशन की पोटेंशियल -70, दोनों का सेम होता है। पोलराइजेशन कंडीशन में क्या होता है, बाहर की तरफ सोडियम आयन ज्यादा होता है, अंदर की तरफ पोटेशियम आयन ज्यादा होता है,
लेकिन रिपोलराइजेशन क्या हो गया है, उल्टा हो गया है। इस वजह से हम लोग क्या बोले हैं, आयन रिवर्सल। अब जरा देखिए, बाहर की तरफ ए प्लस चार्ज पोटेशियम आयन की वजह से, पोटेशियम आयन की वजह से क्या है, ए प्लस चार्ज, प्लस चार्ज, अंदर की तरफ पोटेशियम आयन कम हो गया, इस वजह से माइनस चार्ज दिखेगा। और इसके आगे सोडियम आयन की वजह से आउटर सरफेस प्लस चार्ज, अंदर की तरफ निगेटिवली चार्ज प्रोटीन की वजह से माइनस चार्ज दिखेगा। यहां जो पोटेंशियल कितना हो गया था, पोटेंशियल जो हो गया था +30 से +45, वो घटते घटते कितना आ जाएगा, -70 मिलीवोल्ट। दैट्स आर कॉल्ड रिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन। अभी देखिए मेम्ब्रेन रेस्ट कंडीशन में नहीं हुआ है। अब बच्चे ध्यान रहे, इतना होने के बाद रिपोलराइजेशन हो गया, अभी भी रिपोलराइजेशन होने के बाद अभी भी क्या होगा कि पोटेशियम वोल्टेज गेट आल्सो ओपन। अभी भी इतने के बावजूद भी पोटेंशियल -70 हो गया, लेकिन अब इसके बावजूद भी पोटेशियम वोल्टेज गेट आर आल्सो ओपन, अभी भी खुला रहेगा। एंड पोटेशियम आयन एंड पोटेशियम आयन का क्या होगा, इफ्लक्स, पोटेशियम आयन इफ्लक्स, पोटेशियम आयन का अभी भी क्या होगा, बाहर निकलना कंटिन्यूअस रहेगा। इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन विल कंटिन्यू, पोटेशियम आयन क्या होगा, अभी भी बाहर निकलता रहेगा। अगर पोटेशियम आयन अभी भी बाहर निकलता जाएगा, ये जो पोटेंशियल -70 है अभी ये और घटेगा। पोटेंशियल बिकम्स -70 से कितना हो जाएगा, -90 मिलीवोल्ट, -90 मिलीवोल्ट। इसी को बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन, दैट्स आर कॉल्ड हाइपरपोलराइजेशन। जैसे ही पोटेंशियल -90 हुआ, वैसे ही पोटेशियम वोल्टेज गेट आर क्लोज्ड। व्हेन potential becomes -90 मिलीवोल्ट, देन क्या होगा, पोटेशियम वोल्टेज गेट आर क्लोज्ड, पोटेशियम वोल्टेज गेट आर क्लोज्ड। पोटेशियम वोल्टेज गेट क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा।
और जैसे ही पोटेशियम वोल्टेज गेट बंद, अच्छा कब बंद होगा, जब पोटेंशियल कितना हो जाएगा -90 मिली वोल्ट, तब पोटेशियम वोल्टेज गेट क्या होगा, बंद होगा। और जैसे बंद होगा वैसे ही सोडियम पोटेशियम पंप ओपन। अब क्या होगा, सोडियम पोटेशियम पंप आर ओपन। सोडियम पोटेशियम पंप क्या होगा, खुल जाएगा। करेगा क्या, 3 sodium ion move from exoplasm to extracellular fluid and 2 potassium ion move from extracellular fluid to एक्टोप्लाज्म। तो सोडियम पोटेशियम पंप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का अगेंस्ट काम करता है। तो बाहर की तरफ क्या है, सोडियम आयन ज्यादा है, होना चाहिए, बाहर की तरफ सोडियम आयन ज्यादा होता है, अंदर की तरफ पोटेशियम आयन ज्यादा होता है। लेकिन गेट ओपन होने की वजह से आउटर सरफेस पर सोडियम आयन की कमी हो गई, पोटेशियम आयन बढ़ गया। अंदर की तरफ पोटेशियम आयन घट गया, सोडियम आयन बढ़ गया। तो सोडियम पोटेशियम पंप क्या कर रहा है कि 3 सोडियम जिधर कम है, कम कहां है, एक्टोप्लाज्म में, इन कंपेयर टू ईसीएफ, तो कम से ज्यादा की तरफ, और 2 पोटेशियम आयन एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड से एक्टोप्लाज्म में। ऑलरेडी एक्टोप्लाज्म में पोटेशियम आयन ज्यादा होता है, ठीक है। तो बाहर से पोटेशियम आयन अंदर आ रहा है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अगेंस्ट काम कर रहा है कौन, ये सोडियम पोटेशियम पंप। तो 3 सोडियम को आउट, 2 पोटेशियम को इन कराने के लिए 1 एटीपी खर्च होती है। विथ हेल्प ऑफ एटीपी, कितना एटीपी, 1 एटीपी खर्च होगा। तो धीरे धीरे सोडियम आयन निकलता जाएगा, जितना सोडियम आयन अंदर आया था वो बाहर होता जाएगा, जितना पोटेशियम आयन बाहर चला गया था वो अंदर आएगा, जिससे अंदर की तरफ पोटेशियम आयन, बाहर की तरफ सोडियम आयन बढ़ेगा। और इस आयन के एक्सचेंज में अगेन जो पोटेंशियल -90 हो गया था, ये क्या होगा, बढ़ेगा। अगेन पोटेंशियल becomes -70 मिलीवोल्ट। अब जब -70 मिलीवोल्ट सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी की वजह से होता है, तो ऐसे कंडीशन में जो न्यूरल सेल्स है वो कहां पहुंच जाएगी, रेस्टिंग कंडीशन में। कहां पहुंचती है, रेस्टिंग कंडीशन में। इतनी बात समझ में आई। अब बच्चे इसी बात को हम लोग थोड़ा ग्राफ्स देखते हैं, ग्राफ को बना करके इन बात को हम लोग समझते हैं। यहां पर पोटेंशियल और टाइम के बीच हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं। ये टाइम है, एक्स एक्सिस पे टाइम है, और वाई एक्सिस पे पोटेंशियल। यहां पोटेंशियल क्या है, 0। यहां पोटेंशियल क्या है, 0, 0 पोटेंशियल। मान लो यहां पोटेंशियल क्या है, +30 टू +45 मिलीवोल्ट।
के रेंज में। यहां मान लें ये रहा -55 टू -60। यहां है मान लो -70 और यहां मान लो -90। अब ये वैल्यू क्या है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की। -70 रेस्टिंग कंडीशन है, तो रेस्ट कंडीशन में है तो रेस्ट कंडीशन मेंटेन है, टाइम बढ़ता जाएगा क्योंकि पोटेंशियल और टाइम की बीच ग्राफ हम लोग बना रहे हैं। पोटेंशियल कितना है -70, टाइम इंक्रीज करता जाएगा। अब जैसे ही हम लोग थ्रेशोल्ड स्टिमुलस दिए, हमारी पोटेंशियल रेस्ट कंडीशन कितना है -70। और जैसे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस अप्लाई किए गए, मतलब -55 से -60 मिली वोल्ट की पोटेंशियल अप्लाई की गई, वैसे ही सोडियम वोल्टेज गया होगा खुलेगा, और सोडियम वोल्टेज गेट खुलते ही सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होगा, तो पोटेंशियल क्या होगी बढ़ना शुरू करेगी, ये पोटेंशियल बढ़ती चली जाएगी। पोटेंशियल बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच जाएगी 0। सोडियम आयन का इन्फ्लक्स और टाइम क्या हो रहा है बढ़ता जा रहा है। अब सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होता जाएगा, पोटेंशियल 0 के ऊपर क्या होगी बढ़ती जाएगी, और फाइनली पोटेंशियल कहां पहुंच जाएगी +30 से +45। और ख्याल करिए जैसे पोटेंशियल +30 से +45 हुआ, वैसे मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि यहां पर सोडियम वोल्टेज गेट क्लोज, तो यहां पर सोडियम वोल्टेज गेट ये क्या हो जाएगा क्लोज जाएगा, बट पोटेशियम वोल्टेज गेट ओपन। पोटेशियम वोल्टेज गेट क्या हो जाएगा खुल जाएगा। और जैसे पोटेशियम वोल्टेज गेट खुला, जैसे पोटेशियम वोल्टेज गेट ओपन होता है, अब पोटेशियम आयन बाहर निकलेगा, और जैसे पोटेशियम आयन बाहर निकला, वैसे ही जो पोटेंशियल +45 के रेंज पहुंच चुका था ये डिक्रीज करेगा। पोटेंशियल डिक्रीज करने लगा, पोटेंशियल डिक्रीज करते 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 क्या हो जाएगा 0 हो गया। पोटेंशियल डिक्रीज करता जा रहा है, करते करते कितना पहुंच गया -70। तो ये वाली कंडीशन क्या कहलाएगी रिपोलराइजेशन। और ये वाली कंडीशन क्या कहला रही थी डिपोलराइजेशन। डिपोलराइजेशन पोटेंशियल कहां पहुंच गया, पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट के रेंज पहुंच गया, बट अभी भी क्या है पोटेशियम वोल्टेज गेट खुला है। अगर अभी भी पोटेशियम वोल्टेज गेट खुला हुआ है तो इससे क्या होगा, अगर पोटेशियम वोल्टेज गेट खुला हुआ है तो ऐसे केस में पोटेशियम वोल्टेज गेट के ओपन होने की वजह से पोटेशियम आयन और बाहर निकलेगा। अगर पोटेशियम आयन और बाहर जाएगा तो पोटेंशियल घटती जाएगी, अब पोटेंशियल घट कर कितना पहुंच जाएगी -90। आज जैसे पोटेंशियल -90 हुआ, जैसे पोटेंशियल -90 हुआ, वैसे ही पोटेशियम वोल्टेज गेट क्लोज। ये देखिए अब यहां पर पोटेशियम वोल्टेज गेट क्या हो जाएगा खुल जाएगा, सॉरी पोटेशियम वोल्टेज गेट क्या होगा क्लोज हो जाएगा। और जैसे पोटेशियम वोल्टेज गेट क्लोज हुआ, सोडियम पोटेशियम पंप ऑन, और
3 सोडियम को आउट, 2 पोटेशियम को इन करेगा। आज जैसे 3 सोडियम बाहर जाएगा, 2 पोटेशियम अंदर आएगा, वैसे ही ये पोटेंशियल -90 था, ये बढ़ते बढ़ते फिर कितना पहुंच जाएगा, -70। -70 कहां पहुंच गया, -70। आज जैसे -70 हुआ, वैसे एक क्या कंडीशन बन गई, रेस्टिंग कंडीशन। दैट्स आर द रेस्टिंग कंडीशन। तो ये वाला पार्ट जहां -90 हुआ है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, दैट्स आर कॉल्ड हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन। तो बच्चे यहां पर हम लोग एक्शन पोटेंशियल की बात कर चुके, और यहां एक्शन पोटेंशियल ध्यान रखिएगा, यहां एक्शन पोटेंशियल को हम लोग 2 पार्ट डिवाइड किए। एक बोला गया क्या, डिपोलराइजेशन, और दूसरा क्या बोला गया, रिपोलराइजेशन। अब इसके आगे वाले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि जो पोटेंशियल है स्टिमुलस देने के बाद जो डेवलप हुआ है, तो हमारा जो स्टिमुलस है जहां हमने दिया हुआ है, ये स्टिमुलस कैसे मूव करके जाएगा, कहां पर, हमारे सीएनएस में। सीएनएस में कैसे स्टिमुलस मूव करता है, हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्शन। कि जो जहां पर स्टिमुलस दिए, वो स्टिमुलस कैसे कंडक्ट होकर के आगे मूव करके जा रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। इसकी बात हम लोग, मतलब कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल या कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, कैसे एक न्यूरॉन्स में जो स्टिमुलस है वो कैसे कंडक्ट हो रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है, इसकी बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बच्चे ध्यान से ये आज के पार्ट को आप कंसीडर करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स की बात करते हैं, और जब कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स की बात हम लोग करेंगे, तो वहां मैं आपको नर्व इंपल्स बोले एक्शन पोटेंशियल के मूवमेंट की बात हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिफाइन करेंगे। ओके, थैंक यू, देखते रहिए।